हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 3 नवंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल की क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत कामगार की दुर्घटनावश मृत्यु और दिव्यांगता की दशा में अधिकतम कितने रुपए की आर्थिक सहायता का प्रावधान है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अधिकतम 2 लाख रुपए तक का। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या में कितने दिए जलाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 12 लाख। और दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाता है कि राम की पैड़ी पर कितने दिए जलाए जाएंगे तो वहाँ पर जो है 9 लाख दिए जलाए जाएंगे। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और अगर पूछा जाता है कि पूरी अयोध्या में तो 12 लाख। और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 10 मंथ की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर अक्टूबर यानी लास्ट 10 मंथ के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों अगर PDF डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के साथ मिलकर किस शहर में कानूनी जागरूकता के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कितने करोड़ लोगों का कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 40 करोड़ लोगों का। अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा परमाणु बम हमले में जीवित बचे किस जापानी नागरिक का निधन हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सुनाओ तुसुबोई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किस शहर में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है, किस शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों में वीरगाथा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, CBSE ने। अगला क्वेश्चन है, किस मेट्रो को सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवाओं के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली मेट्रो को। अगला क्वेश्चन है, 47वीं सीनियर नेशनल एक्वाटिक चैंपियनशिप किसने जीती? तो ये जीती है कर्नाटक ने, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत हस्तशिल्प महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। पर्यावरण संरक्षण ट्रस्ट के तत्वाधान में आगामी 30 नवंबर से 14 दिसंबर 2021 तक 15 दिवसीय भारत हस्तशिल्प महोत्सव का आयोजन कांसीराम स्मृति उपवन आसियाना में किया जाएगा। भारत हस्तशिल्प महोत्सव की थीम क्या रहेगी? तो आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम भारत हस्तशिल्प महोत्सव की थीम रहेगी। भारत हस्तशिल्प महोत्सव में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की कला, संस्कृति, पर्यटन, हस्तशिल्प, देसी उत्पाद, वस्त्र, फर्नीचर, मसाले, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सहित अन्य चीज़ों की स्टॉल आकर्षण का केंद्र होंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि 30 नवंबर से 14 दिसंबर 2021 तक यानी 15 दिनों तक भारत हस्तशिल्प महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। और ये कहाँ पर किया जाएगा? तो आपको ध्यान रखना है, कांसीराम स्मृति उपवन आसियाना लखनऊ में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर पुनर्वास एवं छात्रावास भवन का उद्घाटन किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में। दिव्यांगजन हेतु माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा CRC लखनऊ के छात्रावास एवं पुनर्वास भवन का उद्घाटन किया गया। दिव्यांग छात्रों के पुनर्वास और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए इस छात्रावास में
उन्हें बुनियादी सुविधाओं के साथ अच्छी शिक्षा, रहने की व्यवस्था, मेडिकल की व्यवस्था समेत तमाम सुविधाएं उपलब्ध होंगी। पुनर्वास एवं छात्रावास लगभग 16 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा, जो कि 7000 वर्ग मीटर क्षेत्र में निर्मित होगा और भवन में कुल 140 कमरे होंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ये जो है लखनऊ के CRC के छात्रावास और पुनर्वास भवन का इन्होंने उद्घाटन किया है। और ये जो छात्रावास और पुनर्वास भवन है, यहाँ पर जो है दिव्यांग छात्रों के पुनर्वास और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए इस छात्रावास में उन्हें तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी, जैसे अच्छी शिक्षा, रहने की व्यवस्था और मेडिकल की व्यवस्था समेत जो है कई तरह की सुविधाएं इन्हें उपलब्ध कराई जाएंगी। और ये जो पुनर्वास एवं छात्रावास ये लगभग 16 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा, जो कि 7000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में निर्मित होगा। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने NALSA के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अखिल भारतीय विधिक जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के संबंधित विभिन्न कानूनों के तहत उपलब्ध कराए गए अधिकारों और उपायों के बारे में व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NALSA के साथ मिलकर महिलाओं के लिए एक अखिल भारतीय विधिक जागरूकता कार्यक्रम कौन सा है? तो विधिक जागरूकता के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण लॉन्च किया गया। वाराणसी उत्तर प्रदेश में NALSA के चेयरमैन माननीय न्यायाधीश UU ललित और राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन सुश्री रेखा शर्मा ने इस कार्यक्रम को लॉन्च किया। अब दोस्तों यहाँ पर जो वर्ड है NALSA, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपको ध्यान रखना है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, NALSA का फुल फॉर्म होता है। तो दोस्तों अभी जो है राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं से संबंधित विभिन्न कानूनों के तहत जो है उनके अधिकारों और उपायों के बारे में व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से जो है ये जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है उसके साथ अखिल भारतीय विधिक जागरूकता कार्यक्रम, विधिक जागरूकता के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण, ये जागरूकता कार्यक्रम है, इसे लॉन्च किया है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विधिक जागरूकता के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण जो अभियान है, जो कार्यक्रम है, ये किसने लॉन्च किया है? तो आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ मिलकर इसे लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक ने। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में कर्नाटक पहले स्थान पर है। सूची में राजस्थान दूसरे स्थान पर है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने एक बयान में बताया कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 के लिए भारत सरकार द्वारा देश के समस्त राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था। राज्य ने 61 अंक दर्ज किए। आपको बता दें कि सूची में हरियाणा तीसरे स्थान पर है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा एक जो है सूचकांक जारी किया गया, ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 के लिए। तो उसमें जो कर्नाटक है ये पहले स्थान पर रहा। ध्यान रखना है कि कर्नाटक जो राज्य है ये पहले स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो राजस्थान। ये राजस्थान जो है ये दूसरे स्थान पर रहा और जो हरियाणा है ये तीसरे स्थान पर रहा है। तो ये तीनों आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अब दोस्तों यहाँ पर कर्नाटक की बात है तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोम्मई और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। और कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो आपको ध्यान रखना है 28 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 12 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 22 भाषाओं में आम बोलचाल वाले वाक्य सीखने में मदद वाले निम्न में से किस ऐप को लॉन्च किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, संगम ऐप। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 22 भाषाओं में आम बोलचाल वाले वाक्य सीखने में मदद वाले संगम ऐप को लॉन्च किया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भाषा संगम पहल में 22 भाषाओं के 100 वाक्यों को दीक्षा प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया गया है, जिसमें
वीडियो ऑडियो के साथ भारतीय संकेत भाषाओं में भी कंटेंट है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हमारे देश में काफी संख्या में भाषाएं, लोक परंपराएं, व्यंजन आदि हैं और इन विविधताओं के साथ हम एक हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो संगम ऐप है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसे लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में हर रोज कितने बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 31 बच्चे। भारत में प्रतिदिन 31 बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार साल 2020 में 18 वर्ष से छोटे 11,396 बच्चों ने अपना जीवन खत्म कर लिया। यह संख्या 2019 के मुकाबले 18% अधिक है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों की आत्महत्या की यह संख्या 2 साल पहले से भी 21% अधिक है। 2019 में अगर देखा जाए तो 9,613 बच्चों ने आत्महत्या की, वहीं 2018 में अगर देखा जाए तो 9,413 बच्चों ने आत्महत्या की थी। लेकिन 2020 में यह आंकड़ा काफी ज्यादा बढ़ गया और 2020 में जो है 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों ने 11,396 बच्चों ने आत्महत्या की है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एप्पल कंपनी की पछाड़ते हुए दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी बनी। अक्टूबर 2021 में बाजार बंद होने पर एप्पल लगभग 2.46 ट्रिलियन डॉलर का व्यापार कर चुका था, जबकि माइक्रोसॉफ्ट 2.49 ट्रिलियन डॉलर के व्यापार पर पहुंचा था। एप्पल कंपनी इस साल दुनिया में सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली, अधिक समय तक शीर्ष स्थान पर रहने वाली कंपनी भी बनी थी, जिसे अक्टूबर माह में माइक्रोसॉफ्ट ने पछाड़ दिया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है ये सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। और इससे पहले कौन सी थी? तो आपको ध्यान रखना है एप्पल इससे पहले सबसे मूल्यवान कंपनी थी, लेकिन अक्टूबर माह में माइक्रोसॉफ्ट ने इसे पछाड़ दिया है। अब दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी क्या है तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है ये विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है और इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है 4 अप्रैल 1975 को। कब हुई थी? 4 अप्रैल 1975 को माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी। और इसके जो सीईओ हैं वो कौन है? तो सत्या नडेला इसके सीईओ हैं। और इस कंपनी का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? तो आपको ध्यान रखना है रेडमंड, वॉशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो जॉन डब्ल्यू थॉम्पसन माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष हैं। और इसके संस्थापक कौन है? तो ध्यान रखना है बिल गेट्स और पॉल एलन माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। तो ये सभी चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 2 नवंबर को। 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 नवंबर 2013 को माली में 2 फ्रांसीसी पत्रकारों की हत्या की स्मृति में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस तारीख का चयन किया गया था। 2006 और 2020 के बीच 1200 से अधिक पत्रकारों को रिपोर्टिंग और जनता तक जानकारी पहुंचाने के लिए मार दिया गया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 2 नवंबर को जो है पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों ये जो दिवस है ये क्यों मनाया जाता है? तो 2 नवंबर 2013 में माली में 2 फ्रांसीसी पत्रकारों की हत्या की गई थी, तो उसी स्मृति में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस तारीख का चयन किया गया और तब से पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये 2 नवंबर को मनाया जाने लगा। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर की बजाय कब मनाने की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 18 जुलाई को। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर की बजाय 18 जुलाई को मनाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि 1 नवंबर 1956 को देश में राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था, जिसके बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों को तत्कालीन मद्रास राज्य से निकालकर अलग कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने 2019 से 1 नवंबर को तमिलनाडु दिवस के रूप में घोषित किया था। उन्होंने एक बयान में
बताया कि राजनीतिक दलों, तमिल विद्वानों, कार्यकर्ताओं और संगठनों समेत अन्य इस बात पर जोर दे रहे थे कि 1 नवंबर सिर्फ सीमा संघर्ष का प्रतीक है और इस दिवस को तमिलनाडु दिवस के रूप में मनाना उचित नहीं है। तो इसी वजह से जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, उन्होंने राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर की बजाय अब 18 जुलाई को मनाने की घोषणा की है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने राज्य का स्थापना दिवस बदला है और अब 1 नवंबर की जगह पर 18 जुलाई को ये राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, IMS प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली दक्षिण रेलवे की पहली ट्रेन कौन सी बनी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस। चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस एकीकृत प्रबंधन प्रणाली IMS का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली दक्षिण रेलवे की पहली ट्रेन बनी। इस ट्रेन के विश्व स्तरीय रखरखाव, पर्यावरण के अनुकूलन संसाधनों और यात्रियों की सुविधाजनक और सुरक्षित यात्रा का प्रमाण पत्र मिला है। IMS प्रमाणित होने वाली भारतीय रेलवे की पहली ट्रेन हबीबगंज हजरत निजामुद्दीन हबीबगंज भोपाल एक्सप्रेस है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस है ये IMS प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली दक्षिण रेलवे की पहली ट्रेन है। अब दोस्तों जो IMS प्रमाण पत्र है ये किससे दिया जाता है? तो ये जो प्रमाण पत्र है ये एजेंसी द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुपालन के विधिवत सत्यापन के बाद दिया जाता है। इस ट्रेन की अगर बात की जाए तो इसमें जो है डीजल से चलने वाली पावर कार कोच, बायोडाइजेस्टर, शौचालय समेत 100% यात्री सहूलियतें शामिल हैं और ये जो ट्रेन है इसका मुख्य देखभाल और रख रखाव का जिम्मा जो है वो चेन्नई डिवीजन के बेसिन ब्रिज कोचिंग डिपार्टमेंट के पास है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर बात की जाए कि इस ट्रेन की खासियत और क्या क्या है, तो इस ट्रेन की खासियत है इसकी गुणवत्तापूर्ण, वातानुकूलन, प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य विद्युत सुविधाएं। इस ट्रेन में देखा जाए तो इस ट्रेन में ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग की सुविधा है जो 5 चरणों की साफ सफाई की सहूलियत के साथ उपलब्ध है। यह LED लाइट से लैस है जिससे ऊर्जा की काफी बचत होती है और दिव्यांगों के लिए इसमें ब्रेल साइनेज सीट इंडिकेशन नंबर लगे हुए हैं ताकि जो दिव्यांग व्यक्ति हैं वो भी सीट को आसानी से ढूंढ सके। और इसके अलावा इस ट्रेन में वाईफाई इंफोटेनमेंट सिस्टम भी है। ट्रेन के शौचालयों में स्वचालित एयर फ्रेशनर भी लगे हुए हैं जिससे जो ट्रेन के शौचालय हैं वो ऑटोमेटिक तरीके से साफ हो जाते हैं। और इसके अलावा इसमें उच्च गुणवत्ता वाली आरामदायक सीटें हैं जो कि यात्रियों को बेहतर यात्रा का अनुभव कराती हैं। तो यही सारी खूबियां हैं इस ट्रेन में, इसी वजह से इसे जो है IMS प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है और ये दक्षिण रेलवे की पहली ट्रेन बन गई है IMS प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली। तो दोस्तों ये थे 3 नवंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। हाल ही में सूकर क्षेत्र सोरों को तीर्थ स्थल घोषित किया गया है। यह क्षेत्र किस जिले में पड़ता है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, कासगंज। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो यह है आज का क्वेश्चन। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 53 मैच में 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? ऑप्शन नंबर ए है राशिद खान, बी है कुलदीप यादव, सी है हसन अली और डी है लसित मलिंगा। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।